गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो लास्ट वर्कशीट जो कि हमारी वर्कशीट नंबर 18 थी, उसके अंदर हमने अम्ल, क्षारक एवं लवण इनके बारे में जाना था, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो सूचक हैं हमारे वो कैसे ये बताते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन क्षारक है। ठीक है, इस वर्कशीट में जो कि हमारा कार्यपत्रक 19 है, वर्कशीट 19 है, इसके बारे में इसमें थोड़ा सा अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में और पढ़ेंगे। तो देखो, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण देखो बच्चों। रासायनिक गुण मतलब कि उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कि अगर हम इनको किसी मेटल के साथ रिएक्ट करें तो ये कैसे रिज़ल्ट देते हैं। तो देखो, सबसे पहले अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया कराई गई है। धातु मतलब कि मेटल, जैसे कि जिंक, आयरन, ये सारे क्या हैं? ये क्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो अब जैसे आप अम्ल के साथ इनकी रिएक्शन कराओगे तो डेफिनेटली ये एक अभिक्रिया करते हैं। इनके साथ इनकी अभिक्रिया कराओगे तो डेफिनेटली ये क्या देते हैं? ये हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जैसे कि ये देखो, बेसिक फॉर्मूला ये होता है, धातु की रिएक्शन कराई किसके साथ? अम्ल के साथ। आपको क्या मिला? लवण मिला और साथ में कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं ना बच्चों, तो हमें ये देखो, ये पूरा सेटअप तैयार है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप जलती मोमबत्ती को इनके पास लेके आओगे तो यहाँ पे आपको एक पॉप की साउंड आती है। तो आपसे अगर पूछा जाए हाइड्रोजन गैस कौन से साउंड से आपको पता चलती है, तो पॉप साउंड होता है। ठीक है, उसके अलावा आप देख गए हो कि जो अम्ल हैं वो धातु के साथ कैसी अभिक्रिया देते हैं। तो धातु के साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया कराई जाए तो लवण देते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। जिंक धातु, इन्होंने ये अभिक्रिया करा रखी है। जिंक एक धातु है, H2SO4 एक अम्ल है, इसके साथ रिएक्शन कराई तो हमारे पास ZnSO4 प्लस H2 मिल गया हमें। ठीक है, अब देखो, अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्षारक की धातुएं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब कि क्षारक की धातुएं मतलब कि बेसिक ऑक्साइड्स है ना, और अम्ल क्या है? आपके एसिड्स हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अम्ल जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? धातु के साथ। अब धातु के साथ तो वो रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि जिंक है वो अम्ल के साथ रिएक्ट कर रही है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो धातुएं होती हैं उनका नेचर क्या होता है? वो क्षारक नेचर की होती हैं। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्षारक नेचर की होती हैं? क्योंकि जो अम्ल है वो क्षारक के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो क्या देता है? रिजल्ट में लवण देता है ना। तो वो जो लवण है वो आपका बताता है कि एक एसिड और बेस की रिएक्शन है, तभी तो सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है ना। तो जब अम्ल और क्षारक का जब आप उनकी अभिक्रिया कराओगे तो आपके पास लवण बनता है ना। तो यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे, अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल है, अम्ल के साथ किसका रिएक्शन करा रहे हो आप? तो आपको पता होना चाहिए, जिसका भी होगा वो बेसिक नेचर का होगा, क्षारकीय नेचर का होगा। तो यहाँ पे अम्ल है तो मतलब धातुओं कैसी होंगी? धातु क्षारक होंगी। ठीक है, जब कोई धातु तनु अम्ल मतलब कि डाइल्यूट, उसके अंदर एसिड कम है, अम्ल कम है और पानी ज़्यादा है। ठीक है, तो जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो जो लवण, तो क्या बनता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। ठीक है, जितनी अधिक क्रियाशील धातुएं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, तो ये उतनी ही तीव्र रासायनिक अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, और जो कम क्रियाशील धातुएं होती है जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, तो ये जो डाइल्यूट एसिड्स के साथ जो तनु अम्ल होते हैं उनके साथ अभिक्रिया नहीं करती। देखो, जिंक क्या है? आपका धातु। HCl क्या है? अम्ल है। रिएक्शन कराओगे क्या आया? ZnCl2 प्लस H2, ये बन गया। अब देखो, क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, अभी ये हमने देखा था अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अब हम देखते हैं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। ये देखो, ये धातु है जिंक, NaOH क्या है? क्षारक है। इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराओगे तो क्या बन रहे हैं? Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है,
ये NaO2 क्या है, ये तो बेसिक नेचर का है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो जिंक है वो कैसा नेचर का हो गया, अम्लीय नेचर का हो गया। तो हमने देखा कि जो यहाँ पे तो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, अम्ल के साथ रिएक्ट कर रहा था। यहाँ पे जो जिंक है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्षारक के साथ कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो धातु है वो क्षारक के साथ भी कर सकती है, अम्ल कुछ ही होती है जो दोनों के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है, जैसे कि हम जिंक देख रहे हैं। यहाँ पे ये देखो बच्चों, जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना, उसको मैग्नीशियम और मैग्नीज के अतिरिक्त किसी भी धातु के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं आती है। तो अगर जैसे आपकी वर्कशीट में यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा है कि जब आप कॉपर को HNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसके साथ क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज के अतिरिक्त और किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। दूसरा देखो, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड मतलब कि मेटलिक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड मतलब कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड। तो एक बार अम्ल की किसके साथ रिएक्शन कराई, धात्विक ऑक्साइड, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब धात्विक ऑक्साइड क्षारक नेचर का है। क्षारक की किसके साथ रिएक्शन हो रही है, अधात्विक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, तो इसका मतलब ये किस नेचर का है, अम्लीय नेचर का है, क्योंकि क्षारक और अम्ल आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तभी तो लवण बनता है, ठीक है। आई होप इतना बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। तो पहला देखो, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, लवण एवं जल बनाते हैं, ठीक है। तो क्या देंगे, दोनों ही सेम करते हैं। जो क्षारक है वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्या देता है, लवण और जल बनाता है। फिर देखो, यह एक उदासीन अभिक्रिया है, न्यूट्रल रिएक्शन है, ये भी एक न्यूट्रल रिएक्शन है, उदासीन अभिक्रिया। सी देखो, धात्विक ऑक्साइड जमा अम्ल क्या देते हैं, हमेशा लवण प्लस जल, ये लवण हो गया और ये जल। ऐसे ही जो अधात्विक ऑक्साइड है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्षारक के साथ मिलके क्या देती है, लवण और जल देती है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। प्रश्न दे रखे हैं आपके, इन्हें आप करने की कोशिश करें। पहला देखो, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये काम आपका है बच्चों। आयरन की एक बार HCl के साथ रिएक्शन, एक बार आयरन की H2SO4 के साथ रिएक्शन, ठीक है, ये आप मुझे काम करके भेजेंगे। सिमिलरली कैल्शियम की HCl के साथ और फिर H2SO4 के साथ, मैग्नीशियम की HCl के साथ और H2SO4 के साथ। आई होप इतना आप लोग कर लेंगे। सेकंड देखो, कॉपर, ये मैंने आपको समझा दिया है। तीसरा देखते हैं, क्या होगा यदि एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराए, तो क्या होगा, रिएक्शन होगी। जैसे जिंक है, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुई तो ये बना। ऐसे जब एल्यूमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी तो भी हमारे पास एक लवण मिलेगा, ठीक है। देखो ये हो गया एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई हमने NaOH के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी साथ में। अगला देखो, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्षारीय कब कह सकते हैं बच्चों, धात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्षारीय कह सकते हैं क्योंकि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ रिएक्ट करके लवण और हाइड्रोजन देती हैं, ठीक है, लवण और जल देती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति की है। पांचवा देखो, रिएक्शन भी दिखा देना ये वाले। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती। तो देखो क्यों नहीं रखती भाई, क्यों नहीं रखती, क्योंकि अचार तो अम्ल के होते हैं और जो धातु है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। तो अम्ल को जब हम क्षारीय प्रकृति के किसी के साथ रखेंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया हो जाएगी,
और जो प्रोडक्ट है वो हमें सॉल्ट, कुछ हमें तो अचार चाहिए था पर वो कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है, रिएक्शन होके, तो इसलिए अचार ख़राब हो जाता है, तो इसलिए उनको धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता। आई होप बच्चों आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी। इसको करके काम ग्रुप में भेजें, कोई भी रिएक्शन आपकी गलत है वो मैं चेक करूँगी। ओके, सो काम करके आप अपनी वर्कशीट को सोल्व करें और ग्रुप में सेंड करें।